जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग सेल पार्ट 6 के टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग राइबोसोम को समझेंगे। अर्थात राइबोसोम का क्या वर्क होता है और कैसे ये वर्क करता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, और इस ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो राइबोसोम जो है, जैसे हम लोग एक एक पार्ट करके सारे ऑर्गेनेल्स को समझ रहे हैं, सारे कोशिकांगों को समझ रहे हैं, तो राइबोसोम अगर यूँ कहें तो एनसीईआरटी के डेफिनेशन पे जाएं तो ये उस ऑर्गेनेल्स में नहीं आता है, क्योंकि ऑर्गेनेल्स के डेफिनेशन में ये कहता है कि उसका सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए जो बिल्कुल ही अलग हो, फिक्स्ड हो, एरिया उसका लिमिट कर दिया गया हो। लेकिन जहाँ हम लोग इस राइबोसोम को मानते हैं कि राइबोसोम क्या है हमारा, तो राइबोसोम हमारा पार्टिकल है, लेकिन इसे हम सबसे छोटा कोशिकांग मान लेते हैं। लेकिन हम इसे सबसे छोटा कोशिकांग मान लेते हैं, इसे हम सबसे छोटा कोशिकांग मान लेते हैं। तो अगर प्रश्न ये आ जाए कि कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो आप उत्तर देंगे राइबोसोम को। अब ये राइबोसोम करता है क्या है, तो आप जानते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री है, प्रोटीन संश्लेषण का फैक्ट्री है। अर्थात इसे हम ये कहते हैं कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। अर्थात राइबोसोम क्या है भाई, तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। क्या करता है, यानी यहाँ पे आकर प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन कैसे बनता है, तो प्रोटीन एक पॉलीमर चेन की तरह होता है। इसमें होता क्या है कि एमिनो एसिड आता है और एमिनो एसिड आकर फिर पेप्टाइड में चेंज होता है, और फिर पेप्टाइड आपका पॉलीपेप्टाइड में चेंज होता है, और फिर ये पॉलीपेप्टाइड आपका चेंज होकर प्रोटीन बनता है। आ रही है बाबू बात समझ में? तो एमिनो एसिड आता है, फिर पेप्टाइड बनता है, फिर पॉलीपेप्टाइड बनता है, फिर जाकर आपका एक प्रोटीन बनता है। प्रोटीन ही क्या करता है, आपका कोडिंग करता है, मैसेजिंग करता है कि कौन सा शरीर का अंग या कौन सा शरीर का सेल किसको इंडिकेट करेगा। जैसे मान लीजिए हाथ लंबे हैं या बाल भूरे हैं, आँख के आइज़ काले हैं, तो इस तरह का जो भी इंडिकेशन होता है हमारे शरीर के अंदर, वो प्रोटीन ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ मेन है कि एमिनो एसिड। आ रही बात समझ में? बेसिकली जो राइबोसोम है वो आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। आरआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। अब चीज़ को समझिए, ये आरआरएनए हमारा कहाँ से निकल के आता है, तो ये आरआरएनए जो है, राइबोसोमल आरएनए जो है हमारा, ये जो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रिका होता है, वहाँ से निकल कर, आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि जो ईआर होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके रफ एरिया पर जाकर ये चिपका हुआ रहता है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो होता है उसका रफ एरिया पर जाकर चिपके रहता है। हाँ, एक बात और जानिए कि इसके बारे में जिन्होंने जो 1953 में जो सबसे पहले जो बताया था वो थे जॉर्ज पैलेडे। तो ये राइबोसोम क्या होता है, ईआर पर आकर उसके रफ वाले सरफेस पर, सिस्टर्ने पर चिपका हुआ रहता है। अब ये करता क्या है कि आरआरएनए करता क्या है, टीआरएनए, 3 तरह का आरएनए होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। एक आरआरएनए, आगे भी इसमें हम लोग विस्तार रूप से पढ़ेंगे, एक टीआरएनए और एक आपका एमआरएनए। आ रही बात समझ में? तो आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए हो गया, टीआरएनए ट्रांसफर वाला कि जो ट्रांसपोर्ट करता है, और एमआरएनए यानी मैसेजिंग, जो मैसेजिंग करता है कि ये बनाना है। तो होता क्या है कि जो राइबोसोमल होता है उसको अंदर से टीआरएनए लेकर आता है। किसको लेकर आता है, तो एमिनो एसिड को लेकर आता है, और एमिनो एसिड को लेकर आता है, और ये एमआरएनए है, और इस एमआरएनए को ये देता है। तो एमआरएनए क्या करता है कि मैसेजिंग करता है, मतलब ये बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, और ये इस तरह से कई सारे प्रोटीन ऐसे चेन के रूप में आपको दिखेगा। ये प्रोटीन बना कर ये कोशिकाओं को देने का काम करते हैं कि शरीर में जिस तरह से जिस चीज़ की प्रोटीन बनाने की ज़रूरत है वो प्रोटीन
mRNA मैसेजिंग कर कर बनाने का काम करते हैं। अब ये जो राइबोसोम है ये आपको ग्रेन्यूल्स की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा? ग्रेन्यूल्स की तरह दिखेगा, मतलब एकदम चने की दाल के आकार की तरह दिखेगा, जिसमें आपका एक दाना बड़ा दिखेगा और दूसरा दाना थोड़ा छोटा दिखेगा। तो जो बड़ा दिखेगा वो लार्ज सब यूनिट होता है। कैसा होता है? लार्ज सब यूनिट। और जो छोटा दिखता है वो स्मॉल सब यूनिट है। अब इसमें एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे बार बार एक आपका वर्ड आता है, वो समझिए आप, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। बार बार एक वर्ड आता है, उस वर्ड को समझिए। एक वर्ड आता है आपका कि 7S राइबोसोम। अब ये 7S राइबोसोम क्या है? तो 7S राइबोसोम, तो S क्या इंडिकेट करता है? तो देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा है कि ये जो S इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है सेडबर्ग यूनिट। इट गिव्स साइज एंड डेंसिटी ऑफ राइबोसोम्स। अर्थात ये क्या बताता है? ये उसके साइज और डेंसिटी को बताता है। कौन? S। उसी तरह से हम लोग ये रट लेते हैं कि 80 यानी 80S राइबोसोम्स, तो हम कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक में मिलता है। ये किस में मिलता है? यूकैरियोटिक में मिलता है, और ये प्रोकैरियोटिक में मिलता है। ये चीज़ हम कहते हैं। तो 7S राइबोसोम्स किस में मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं। और 80S राइबोसोम किस में मिलते हैं? तो यूकैरियोटिक में मिलते हैं। अब चीज़ों को समझिए। तो S क्या होता है? तो ये एक सेडबर्ग साइंटिस्ट है, सेडबर्ग यूनिट है। इट गिव्स साइज एंड डेंसिटी। किसकी साइज एंड डेंसिटी? राइबोसोम्स की, उनकी डेंसिटी को ये बताता है। 7S राइबोसोम में होता क्या है कि आरएनए और प्रोटीन का रेशियो, ध्यान से देखिएगा, आरएनए और प्रोटीन का रेशियो 60:40 में होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें आरएनए की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन अनुपाततः कम होता है। जबकि 80S के राइबोसोम्स में होता है क्या है कि आपके आरएनए की मात्रा कम होती है, लेकिन प्रोटीन जो सिंथेसिस्ड होता है वो ज़्यादा होता है अनुपात के रूप में। इसीलिए यूकैरियोटिक के जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें प्रोटीन की अनुपात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। जबकि प्रोकैरियोट में क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम कम होता है। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे, जैसे 60 और 40 जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि 70S हो जाता है। तो समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये है 40 और ये है 60, लेकिन जब आप इसको मर्ज करेंगे तो स्पेस कुछ कम हो जाएगा। तो जब ये स्पेस कुछ कम हो जाएगा तो वही 70S ये हो जाता है। ऐसे आप एडिशन मत करके देख लीजिए कि 60 40 100 क्यों नहीं आया। आ रहा, बस समझ रहे हैं बाबू? तो 60 और 40 ऐसा होता है कि जब ये आपस में मर्ज होते हैं, जब ये अपने आपस में अटैच करते हैं, मर्ज होते हैं, तो इनके बीच में कुछ जगह जो होता है वो स्पेस जो खाली होता है वो रिकवर कर लेता है। इसलिए 60 40 100 ना होकर 70 हो जाता है, और यहाँ भी 60 40 का रेशियो 100 ना होकर 80 हो जाता है। बात समझ में आई? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है राइबोसोम। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 2009 में इस राइबोसोम के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज़्म के लिए, इसके केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और इसके मैकेनिज़्म के लिए, चूँकि ये कोड करता है, किसको कोड करता है? तो प्रोटीन को कोड करता है। यहीं से हमारे प्रोटीन कोड होते हैं कि किस प्रकार का ये मैसेजिंग करता है कि कैसा बनाना है और किस चीज़ को बनाना है। इसी के लिए 2009 में वेंकटेक रमन रामाकृष्णन, थॉमस एसीज और एडा इयोनाथ को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और ये जो प्राइज़ दिया गया है, ये बात बायोलॉजी की कर रहे हैं, लेकिन ये प्राइज़ जो इनको दिया गया है ये केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है, रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइज़ दिया गया इन लोगों को नोबेल प्राइज़, ये रसायन शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने राइबोसोम के केमिकल कंपोजिशन के मैसेजिंग और मैकेनिज़्म को समझने के लिए ये प्रयास जो इनका था वो सफल हुआ था, जिसके कारण से 2009 में इनको नोबेल प्राइज़ तीनों आदमी को संयुक्त रूप से मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए राइबोसोम कितना इम्पोर्टेंट है। तो राइबोसोम में जो आप ये प्रकार पढ़ते हैं 70S और 80S, तो प्रोकैरियोटिक में तो 70S टाइप्स के राइबोसोम्स मिलते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या है कि 80S भी मिलते हैं और 70S भी मिलते हैं।
अब ये मसला आपका यहाँ फंसेगा कि सर ये कैसे हो गया। तो मैंने आपको पीछे वीडियो में जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसका अपना डीएनए और आरएनए होता है और अधिकांशतः प्रोटीन ये अपना खुद संश्लेषित कर लेता है। तो इसका अपना डीएनए और आरएनए है और उस डीएनए में देखा गया था कि इसका जो डीएनए होता है वो ओपन एंड ना होकर सर्कुलर लूप था यानी क्लोज्ड था और ऐसा फीचर प्रोकैरियोटिक में मिलता है। इस तरह का जो फीचर है, इस तरह का जो नेचर है, टेंडेंसी है, वो किस में देखने को मिलता है? हमको प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो हमें राइबोसोम मिलता है वो 70S टाइप्स का मिलता है। इसी कारण कहा गया है कि जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनके अंदर 80S और 70S दोनों टाइप्स के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो यह हमारे राइबोसोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन था। आप इसको एक बार अच्छे से समझें, इसके खोजकर्ता समझें, ये 70S क्या होता है, 80S क्या होता है, ये समझें। दूसरा चीज़ ये ध्यान रखें कि 80S का डेंसिटी कभी भी 70S के डेंसिटी से ज़्यादा होगा और वहीं 80S का साइज़ कभी भी 70S के साइज़ से बड़ा होगा। बात आ रही है समझ में? तो ये इसे आप एस मतलब ये नहीं समझे कि ये प्लूरल है या कोई और है। ये एक सिडबर्ग यूनिट है जिसको एक साइंटिस्ट ने बताया था, है ना, जिससे उसके राइबोसोम्स के साइज़ और डेंसिटी के बारे में पता चलता है। तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लें, ये राइबोसोम्स के बारे में है और इसे हम एक छोटा कोशिकांग के रूप में मानते हैं। हालांकि ऑर्गेनेल्स एनसीईआरटी के डेफिनेशन से हम इसे नहीं कह सकते, हम इसे पार्टिकल कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उत्तर देने में हिचक नहीं करिएगा। आइए हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, प्लास्टिड पर। आइए हम अगला जो ऑर्गेनेल है उसका नाम है प्लास्टिड अर्थात लवक। लवक के बारे में जाने तो ये पादप कोशिका में पाए जाने वाला एक बहुत ही भिन्न प्रकार का कोशिकांग है। ये एक डिफरेंस है हमारे एनिमल सेल और प्लांट सेल का कि प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं, तो इसे हम हिंदी में लवक कहते हैं। अब ये सेल में अर्थात कोशिकाओं में बिखरे पड़े रहते हैं, कई तरह के प्लास्टिड बिखरे पड़े रहते हैं। उन कई तरह के प्लास्टिडों में हम लोग मुख्यतः 3 तरह के प्लास्टिड के बारे में जानते हैं और ज़्यादातर आप लोग पढ़ते भी हैं इसे। एक हमारा होता है क्लोरोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हमारा होता है ल्यूकोप्लास्ट और जो तीसरा होता है हमारा वो होता है क्रोमोप्लास्ट, है ना। इसी क्रोमो से क्रोमोसोम भी होता है अर्थात रंगीन, अर्थात जिससे कलर से संबंधित हो यानी वर्णी लवक। तो क्रोमो से ही क्रोमोसोम। तो जब हम न्यूक्लियस पर आएंगे तो क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए के बारे में बिल्कुल विस्तार रूप से समझेंगे कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। फिर वहाँ हम क्लोन पढ़ेंगे, स्टेम पढ़ेंगे, स्टेम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में जानेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, लेकिन पहले अभी हम लोग कोशिकाओं के कोशिकांग के बारे में समझ लें। तो मुख्य रूप से प्लास्टिड में हम लोग ये 3 प्रकार के बारे में जानते हैं, जिसमें हमारा एक क्लोरोप्लास्ट है, हमारा ल्यूकोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है। ये प्लास्टिड भी ठीक उसी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह चारों तरफ से झिल्ली युक्त होती है और इसमें जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना है वो हमारा है क्लोरोप्लास्ट। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट में हमारी जो नेचुरल एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, वो इसी क्लोरोप्लास्ट में आकर संपन्न होती है। इसलिए हम इसे एक अलग कैटेगरी में रखते हैं क्लोरोप्लास्ट को। तो एक हमारा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अगर हिंदी में हम समझें तो इसे हम वर्णी लवक कहते हैं, इसे हम अवर्णी लवक कहते हैं, अर्थात इसका कलर से कोई संबंध नहीं है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोसाइट्स नाम देखिए मिलता जुलता है, मतलब यहाँ कलर से कोई लेना देना
नहीं है, या वहीं इसे हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। आ रही है बाबू बात समझ में? तो हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, ये इनका काम क्या है? तो बेसिकली समझिए, बेसिकली जो प्लास्टिड का काम है वो प्लास्टिड का बेसिकली काम है कि फूड को स्टोर करना है। अर्थात मुख्य जो इनका काम है वो काम है कि भाई भोजन को किसी तरह से स्टोर करके रखना है। तो वर्णी लवक का क्या काम है कि ये हमारे पौधों में, पत्तियों में, फलों में, तनों में ये रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? रंग प्रदान करने का काम करते हैं, रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर किसके लिए लाल होता है, किस कारण से लाल होता है? तो लाइकोपेन के कारण लाल होता है। गाजर किस कारण से लाल होता है? तो कैरोटीन के कारण लाल होता है, ऑरेंज होता है। चुकंदर का रंग जो होता है वो किसके का होता है? तो विटामिन के कारण होता है। तो क्रोमोप्लास्ट का जो काम है वो हमारा काम है कि भाई ये रंग प्रदान करने का काम करते हैं, कि पत्तियों का रंग, फलों का रंग जो होता है ये इनका काम है। वहीं ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? तो ये काम है इनका भोजन संग्रह का। क्या काम है? तो भोजन संग्रह का। तो ये करते हैं भोजन संग्रह का कार्य। अर्थात जैसे आलू, तो आलू एक तना है और तने के रूप में उसका जो भोजन पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है वो स्टोर्ड होता है। तो ये भोजन संग्रह का कार्य करते हैं। ठीक, अब इसमें 2-3 टाइप्स और हैं, उनको भी आप ध्यान से देखें। एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, उतना पढ़ना भी नहीं है। बेसिकली अब बस ये समझिए कि ल्यूकोप्लास्ट हमारा भोजन संग्रह का कार्य करता है। वहीं क्लोरोप्लास्ट क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, एक पिगमेंट्स पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसका नाम है क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल जिसे हिंदी में हम लोग पर्णहरित कहते हैं, ये क्लोरोफिल, देखिए मैंने बगल में एक फिगर बनाया है, क्लोरोप्लास्ट का ही फिगर बनाया है। ये क्लोरोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है और दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। जब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस स्ट्रक्चर में जब मैंने जो फिगर ड्रॉ किया है उसको ध्यान से देखिए कि ये जो स्टैक्स टाइप के, सिक्के टाइप के जो समूह बने हुए हैं, ये जो सिक्के टाइप के जो समूह बने हुए हैं, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रोमाइक्रोस्कोपिक का फिगर है। ठीक, यहाँ आप ध्यान से समझे कि ये जो सिक्के की तरह एक के ऊपर एक बैठा हुआ है, तो एक सिक्के की तरह जो दिख रहा है, जो गोलाकार ऐसा दिख रहा है, इसको हम लोग थाइलाकाइड बोलते हैं। इसी थाइलाकाइड में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल मौजूद होता है। इस क्लोरोफिल की संख्या यानी ये पिगमेंट की संख्या ज़्यादा होने के कारण पत्तियां हमें हरी नज़र आती हैं। आ रही है बात समझ में? फोटोसिंथेसिस को हम लोग अलग से जिक्र करेंगे, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन, इन सब चीज़ों का हम लोग अलग से जिक्र करेंगे। तो थाइलाकाइड के अंदर ही ये क्लोरोफिल मौजूद होते हैं और यहीं पर जो हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो होता है। अब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में 2 तरह का रिएक्शन होता है, ध्यान से समझिएगा। एक हमारा होता है लाइट रिएक्शन, एक हमारा होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा हमारा होता है डार्क रिएक्शन। फिलहाल आप इसे बस याद रखिए। हम लोग जब अगला जब टॉपिक हम लोग फोटोसिंथेसिस बताएंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग बिल्कुल ही साधारण भाषा में ये समझेंगे कि लाइट रिएक्शन का क्या मतलब होता है और डार्क रिएक्शन का क्या मतलब होता है। डार्क रिएक्शन का कहीं भी ये मतलब नहीं होता कि रात में हो। डार्क रिएक्शन का बस ये मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस की वह क्रियाएं जहाँ फोटो यानी लाइट वंचित हो, यानी वहाँ लाइट ना पहुँचे और वो फंक्शन हो, उसका वो केमिकल प्रोसेस हो, वैसे केमिकल प्रोसेस को हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। बात आई समझ में? अर्थात इसका रात से कोई लेना देना नहीं है। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन मिलकर आपका फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेचुरल केमिकल रिएक्शन है जो घटित होता है, जिसमें लाइट केमिकली आकर एनर्जी में स्टोर्ड होता है। तो फिर से आए हम लोग, तो इसी थाइलाकाइड में ये क्लोरोफिल यहाँ मौजूद होता है और इसी क्लोरोफिल से यहाँ फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन होता है
और तब हमारा क्या होता है कि भोजन बनने का काम होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो रिएक्शन होता है थाइलाकाइड के अंदर, जो क्लोरोफिल के कारण जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, ये वाला जो रिएक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ठीक। और जो एस्ट्रोमा में होता है, देखिए मैंने ये जो स्टोमा है ये फ्लूइड पार्ट है, देखिए बीच में जो फ्लूइड पार्ट है ये फ्लूइड पार्ट है। तो एस्ट्रोमा में होने वाले फोटोसिंथेसिस के उस पार्ट को हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं बाबू, डार्क रिएक्शन। तो अगर आपसे ये सवाल पूछता है कि डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो आप स्टोमा खोजना और आंसर जवाब देना। अगर आपसे ये पूछ दे कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, तो लाइट रिएक्शन हमारे थाइलाकाइड के मौजूद क्लोरोफिल में होता है। अब ये जो स्टैक के रूप में ये जो सिक्के की तरह आपको दिख रहे हैं, अगर इनके एक ग्रुप की बात करें कि ये ग्रेनम, तो इसके एक को हम लोग ग्रेनम बोलते हैं। अगर एक हो तो हम लोग ग्रेनम बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? अगर एक गुच्छा हो तो हम इसे ग्रेनम बोलेंगे, लेकिन अगर गुच्छाओं का पूरा समूह हो तो इसे हम लोग ग्रेना बोलते हैं। तो लगभग एक क्लोरोप्लास्ट में साधारणतः 40 से 60 ग्रेना या इससे भी अधिक या कम हो सकता है मौजूद होते हैं। तो ये हो गया, समझ में आ रहा आपको? तो ये प्लास्टिड के बारे में हमारा एक जिक्र है जिसके बारे में हम लोग समझें। तो इसमें जो मेनली जो है ना, ये यही क्लोरोप्लास्ट ही है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर घटित होने वाला ये फोटोसिंथेसिस है, इसलिए इसको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब एक फिगमेंट होता है ज़ेंथोफिल। कभी कभी होता क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी होता है कि आप अगर ग्राउंड में आपने कहीं चादर बिछा दी या कुछ सामान कंटिन्यू आपने रखना शुरू किया, तो वहाँ की घास क्या होती है कि कभी कभी पीली पड़ जाती है या उसका रंग थोड़ा सा फीका पड़ जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे ही उसे लाइट मिलता है तो फिर से वो ग्रीन हो जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि जिस जगह को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो घास का जो कलर है या उस तरह का कलर का क्या होता है कि वो फीका हो जाता है, और फिर जो ये हो जाता है फिर ये अपने कलर में आ जाता है। तो पौधे को या किसी भी प्लांट को अगर हम छाँव में रखते हैं तो उनकी पत्तियों के रंग में गिरावट आने लगती है और पत्तियों के रंग पीलापन की तरफ चला जाता है। ये जो पीलापन होता है वो उसका कारण जो होता है वो पिगमेंट होता है ज़ेंथोफिल। आ रही है बात समझ में? ज़ेंथोफिल के कारण पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझाकर पीले रंग के तरफ चली जाती हैं। अब फिर आप देखिए कि जब ऐसे मान लीजिए कि जैसे टमाटर ही है, यहाँ समझिए एक बात को कि जैसे आपने देखा होगा टमाटर है या मिर्च है कि जब तक ये कच्चे होते हैं तो ये हरे होते हैं, और हरे होने का मतलब है कि भाई इसमें क्लोरोफिल है। लेकिन जैसे ही ये पक जाते हैं तो पकने के बाद होता क्या है इसमें कि इनका जो रंग होता है वो बदल जाता है। अब जब रंग बदलता है तो क्लोरोफिल क्या होता है, तो जहाँ तक होता है कि भाई क्लोरोफिल डिसअपीयर हो जाता होगा। अब चूँकि एक पिगमेंट तो है नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल तो ही नहीं है, क्लोरोफिल के अलावा ज़ेंथोफिल भी है, कैरोटीन भी है, लाइकोपेन भी है, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। तो होता क्या होगा कि जब वो पक जाता होगा तो क्लोरोफिल डिसअपीयर हो जाता होगा, और क्लोरोफिल के डिसअपीयर हो जाने से बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो एक्शन में आ जाते होंगे, और एक्शन में आ जाने के कारण क्या होता है कि टमाटर जब कच्चा हो तो हरा दिखता है और जब पक जाए तो अपने लाल रंग में आ जाता है। मिर्च जब कच्चा हो तो हरा दिखता है और जब पक जाए तो लाल रंग में आ जाता है। तो एक बात यहाँ से ये समझ में आई कि ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पर ये होने वाली जो चीज़ है कि ये भी हो रहा है कि इंटरचेंज हो रहा है। अब क्या इंटरचेंज हो रहा है इसे तो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हमें जितना जानना है वो जान ले कि इंटरचेंज क्या हो रहा है कि क्लोरोप्लास्ट चेंज हो जा रहा है किस में, क्रोमोप्लास्ट में हो रहा है ना चेंज। जो क्लोरोप्लास्ट है वो किधर चेंज हो रहा है, क्रोमोप्लास्ट में, अर्थात जो हरा था वो क्या हो गया, तो ये इंटरचेंजेबल होता है ना। ये जो प्लास्टिड होते हैं, जो प्लास्टिड के पिगमेंट्स होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, ऐसे पूरे प्लास्टिड में इनका फंक्शन चलता है। वहाँ तक हमें जाना नहीं है, आप इन फंक्शंस को समझें। तो ये हमारे प्लास्टिड के बारे में जानकारी था। हाँ, एक बात और जानिए
कि इन्हें जो एक हम कहते हैं स्लोगन के रूप में, तो इसे हम लोग किचन ऑफ सेल कहते हैं, किचन ऑफ सेल कहते हैं। तो ये हमारा किचन ऑफ सेल है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, यही हमारा क्या होता है, भोजन बनता है और हमें और हमारे शरीर को भोजन देने का काम करता है। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है आपको? तो इसे हम किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। एक चीज़ और बाबू, कि जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का लक्षण दिखता है कि कभी वो प्रोकैरियोटिक रहा होगा और फिर समय अनुसार वो यूकैरियोटिक के साथ सिम्बियोसिस में आ गया होगा और यूकैरियोटिक के साथ उसका एक म्यूचुअलिज्म बन गया होगा, ठीक उसी प्रकार प्लास्टिड भी, क्लोरोप्लास्ट भी, प्लास्टिड भी दिखता है, क्योंकि इसके भी अपने डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। इसके भी अपने डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। तो ये भी अपना अधिकांशतः प्रोटीन खुद बनाने का काम करता है। बाकी प्रोटीन सेल को ये प्रोवाइड करता है, लेकिन अधिकांशतः प्रोटीन ये अपना खुद बनाने का काम करता है। और इसके भी जो डीएनए होते हैं वो ओपन इंडेड ना होकर क्लोज्ड सर्कुलर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी, इनके भी लक्षण प्रोकैरियोटिक टाइप से मिलते हैं। तो इसे भी हम सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो ध्यान रहे, पूरे कोशिकांग में सेल के जब पूरे हम लोगों ने कोशिकांग पढ़ा, उसमें हम लोग दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस के रूप में जानते हैं। एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट। आ रही है बाबू बात समझ में? एक चीज़ और समझ लीजिए जिसकी जिक्र हम लोग न्यूट्रिशंस में करेंगे, यहाँ पर उसका डिफरेंस तो हम लोग जानेंगे, लेकिन अपने परीक्षा के लिहाज से ये आप जान के रखिए कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट की क्लोरोफिल के साथ होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान भोजन जो बनता है या भोजन बनने का जो प्रोसेस चलता है, उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज बनता है। आ रही बात समझ में? लेकिन पौधा भोजन संग्रह, ध्यान से समझिएगा, पौधा भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में करते हैं। इसी का रूप है, ग्लूकोज का ही फॉर्म है स्टार्च, ठीक है। तो पौधे भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है और ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भोजन जब स्टोर होता है पौधे में, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो पौधे जब भोजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, पौधे द्वारा भोजन का स्थानांतरण, तो जब ये स्थानांतरण करते हैं तब ये स्टार्च के फॉर्म में नहीं होता, बल्कि सुक्रोज के फॉर्म में होता है। आ रही है? तो ये तीन चीज़ कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज होता है, और जब पौधे भोजन संग्रह करके स्टोर्ड करके रखते हैं तो स्टार्च के फॉर्म में होते हैं, और जब भोजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पौधे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, तो आप इसे ध्यान से समझें, पढ़ें। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, जो सबसे लास्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग स्पेशली न्यूक्लियस को समझेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। उस न्यूक्लियस में हमारा न्यूक्लियस होगा, क्रोमोज़ोम होगा, क्रोमोज़ोम्स के पार्ट होंगे, उस क्रोमोज़ोम में हम लोग जीन पर जाएंगे, उस क्रोमोज़ोम में हम लोग डीएनए को समझेंगे, उसी डीएनए से हम लोग आरएनए को समझेंगे। तो पूरे चीज़ को हम लोग समझेंगे, क्योंकि आज की जो हमारी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक है, वो कहीं ना कहीं जेनेटिक, मतलब जेनेटिक इंजीनियर का आपने नाम सुना ही होगा, तो हम लोग जीन्स तक चले गए हैं। तो जो लास्ट ऑर्गेनेल्स का हमारा क्लास है, उसे आप ज़रूर देखें, मिस ना करें। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।